सीमापुर गांव एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। सीमापुर के आसपास बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और उन गांवों के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमापुर के लोगों से मदद लेते हैं। सीमापुर में राजू अपनी पत्नी रानी के साथ रहता है। ये दोनों बहुत ही दयालु हैं। जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, दोनों हमेशा आगे आते हैं। मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम तब तक खाना बना लो। मैं खेत जोत कर आता हूँ और फिर हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। ठीक है, आप जाइए, मैं खाना पकाती हूँ। राजू अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ चला जाता है तो वहीं रानी किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। आज कुछ मीठा भी बनाऊंगी, इनको मीठा बहुत पसंद है। रानी जल्दी जल्दी रोटी, सब्जी और खीर बनाती है। इसके साथ ही वो अलग से 2 बड़ी रोटियां भी बनाती है और सारा खाना लेकर अपने खेत में चली जाती है। खेत में पहुंचकर देखती है कि राजू कड़ी धूप में खेत की जुताई कर रहा है। रानी को देखकर राजू चौंक जाता है। अरे, तुम यहाँ कैसे? मैं खाना बनाकर लाई हूँ। चलो, बैलों को खड़ा कर दो और पहले खाना खा लो। सुबह से भूखे हो। घर आकर खा लेता। यहाँ इस कड़ी धूप में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, और आप जो इस कड़ी धूप में काम कर रहे हैं उसका क्या? आप केवल अपने लिए तो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे भी आपका बराबर साथ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आ ही गई हो तो जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाओ। मैं इस खेत को पूरा जोत लेता हूँ, फिर दोनों साथ में खाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बैलों को भी छांव में खड़ा कर दीजिए और हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाइए। पर जब तक हम खाना खाएंगे तब तक इन बेचारे बैलों को बेमतलब खड़ा रहना पड़ेगा। आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं दोनों बैलों के लिए भी बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर लाई हूँ, वो भी हमारे साथ खा लेंगे। रानी खाने की पोटली को पेड़ की छांव में रख देती है और राजू भी बैलों को छांव में खड़ा कर देता है। ये लीजिए, हाथ धो लीजिए। रानी बोतल का ढक्कन खोलकर राजू के हाथों पर पानी डालती है और राजू हाथ धोकर खाना खाने के लिए जमीन पर बैठ जाता है। रानी पोटली से बड़ी वाली रोटियां निकालकर दोनों बैलों को दे देती है। ये लो, तब तक तुम भी कुछ खा लो और आराम करो। बाद में मन लगाकर काम करना। रानी की बात पर दोनों बैल सर हिलाते हैं। ये देखकर रानी बहुत खुश होती है। देखिए जी, ये बैल तो मेरी बात पर हाँ में सिर भी हिला रहे हैं, जैसे कि ये हमारे बच्चे हों। अब बच्चों के जैसे इनका ख्याल रखती हो तो वो भी तो तुम्हारी बात मानेंगे ही ना। चलो आ जाओ। रानी भी राजू के साथ खाना खाने बैठ जाती है। दोनों पति पत्नी मिलजुल कर खाते हैं। राजू खीर को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुमने तो आज मन ही खुश कर दिया। मुझे पता था आपको खीर जरूर पसंद आएगी, देसी घी के साथ जो बनाई है। खाना खाने के बाद राजू खेत जोतता है और फिर दोनों लोग अपने बैलों को लेकर घर के लिए चल पड़ते हैं। राजू और रानी की शादी को कई साल बीत चुके थे, पर अभी तक उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। पर वो दोनों अपने बैलों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। मैं बैलों को पानी पिलाकर आती हूँ, आप तब तक नहा लीजिए। इनके बैल भी बहुत समझदार थे। उन्हें कभी भी खूंटे पर बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बिना बंधे ही दोनों बैल चुपचाप गौशाला में रहते थे। रानी को अचानक जोर से बादल गरजने की आवाज आती है। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है, कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ ही देर में पानी बरसने लगता है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सीमापुर के आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती है और वहां के लोग सीमापुर की तरफ भागने लगते हैं। वो देखिए जी, लोग हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। हमको घर में कुछ लोगों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, हम उन लोगों को अपने घर में शरण तो दे देंगे, पर खाने पीने का क्या होगा? तुम तो जानती हो कि हमारे पास सिर्फ 2 ही खेत हैं और उनमें केवल हम दोनों के लिए ही अनाज हो पाता है। आप चिंता मत कीजिए, जब ऊपर वाले ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम दूसरों को अपने घर में शरण दे सके, तो उन लोगों के खाने की व्यवस्था भी करवा ही देंगे।
रानी घर की साफ सफाई करती है और कुछ लोगों को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेती है। इन्हीं में से एक बूढ़ी औरत भी है। तुम्हारा भला हो बेटी, तुम इस मुसीबत के समय में हम लोगों की मदद कर रही हो। जो मुसीबत की घड़ी में काम ना आए वो पड़ोसी ही कैसा, और आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं। आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म भी है। भगवान तुम जैसी बेटी हर माँ को दे। रानी ने इन सबको अपने घर पर आश्रय तो दे दिया था, पर रात को जब खाना खाने का समय हुआ तब ये सभी लोग एक उम्मीद भरी नजर से राजू और रानी की तरफ देखने लगे। रानी अपने हिस्से का खाना बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आप बहुत भूखी लग रही हैं। मैं तो सच में भूखी हूँ बेटी, पर अगर ये खाना मैं खा लूंगी तो तुम भी आज रात भूखी रह जाओगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। आप ये खाना खा लीजिए। रानी और राजू दोनों ही अपने हिस्से का खाना घर आए शरणार्थियों को दे देते हैं, और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि उनके गांव में बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता। बेटी, तुम दोनों घर में अकेले ही हो, क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? बुढ़िया की ये बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये देखकर बूढ़ी अम्मा सब कुछ समझ जाती हैं। चिंता मत करो बेटी, माँ अन्नपूर्णा ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। वो बूढ़ी औरत रानी को एक सेब देती है। ये माँ अन्नपूर्णा के मंदिर का प्रसाद है बेटी। बाढ़ के समय ये मंदिर से बहकर मेरे पास आया था। शायद माँ अन्नपूर्णा ने ये तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसको खा लो। तुम्हारे घर में माँ के आशीर्वाद से संतान जरूर पैदा होगी। रानी माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उसे खा लेती है, और फिर कुछ ही महीनों बाद रानी माँ बन जाती है और उनके घर में एक सुंदर सी बेटी पैदा होती है। जो दूसरों का भला करता है, भगवान उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब उस बूढ़ी अम्मा के सेब और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हो पाया है। हाँ हाँ जरूर, हमारी बेटी पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। देखना, बड़ी होकर ये भी कोई नेक काम जरूर करेगी। राजू और रानी घर में बेटी के आने से बहुत खुश थे। अब तो जैसे मानो उनकी दुनिया ही पूरी हो गई थी। दोनों हर समय बेटी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। मैं सोच रही हूँ कि इसका नाम भी माँ के नाम पर ही रखना चाहिए। हाँ, ठीक कहा तुमने, ताकि जब भी हम अपनी बेटी को पुकारेंगे तो हमारे मुंह से माँ का नाम खुद ब खुद लिया जाएगा। अनु नाम कैसा रहेगा? अच्छा है। क्यों अनु? नाम तो ठीक रखा है ना तुम्हारे पापा ने? अनु नाम सुनते ही अनु हंसने लगती है, जिससे रानी और राजू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अनु बड़ी हो जाती है। जब से अनु पैदा हुई है, हम दोनों ने खेत पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। जाकर देखता हूँ खेत की क्या हालत हो गई है। राजू खेत में जाता है तो देखता है कि खेत पूरा सूखा पड़ा है। वो उदास चेहरे के साथ घर वापस आता है और रानी को इस बारे में बताता है। इसमें हमारी भी क्या गलती है? 6 महीने पूरे होने वाले हैं और कहीं बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है, तो खेत तो सूखेंगे ही। वो तो ठीक है, पर खाने का क्या होगा? कल मैंने जो भी बचा हुआ अनाज था सब पिसवा दिया। अब घर में कोई भी साबुत अनाज नहीं बचा है। आज तक भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस बार भी हम ये विपत्ति उनके ऊपर ही छोड़ देंगे। जब तक पिसा हुआ अनाज चल रहा है, पेट भरकर खा लेते हैं। बात की बाद में देखी जाएगी। पर हमें साथ साथ कुछ दूसरा काम भी देखना पड़ेगा। इस तरह हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। राजू और रानी दोनों काम की तलाश में निकल पड़ते हैं, और जब बहुत देर तक वापस नहीं आते तो अनु को भूख लग जाती है। माँ पिताजी को गए हुए बहुत देर हो गई है, क्यों ना आज मैं खुद ही खाना पका लेती हूँ। अनु अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन में थोड़ा सा अनाज लेती है और उसे पकाने के लिए चूल्हे पर रख देती है। आज माँ पिताजी को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाऊंगी। और उतने में उसके माँ पिताजी भी लौटकर वापस आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना अनु? हम दोनों को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुमको भूख लग गई होगी।
मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ बेटी। मैंने हम सबके लिए खाना बना लिया है माँ। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए और खाने के लिए बैठ जाइए। रानी बर्तन में देखती है कि अनु ने खाना तो पकाया है पर वो बहुत कम है, और अनु की इस नादानी को देखकर रानी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। चलिए जी, आज हमारी अनु ने हमारे लिए खाना बनाया है, जल्दी से हाथ धो कर आते हैं। दोनों हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। आप दोनों हमेशा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हो। आज आप थके हुए हो, इसीलिए आज मैं आप दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अनु थाली में खाना लेकर अपने हाथों से एक एक निवाला लेकर अपनी माँ को खाना खिलाने लगती है, पर 2 निवाला खाने के बाद रानी का पेट भर जाता है। अनु, मेरा पेट भर गया बेटी, अब अपने पिताजी को खिलाओ। 2 निवालों से कैसे पेट भर गया? तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना ताकि मेरे लिए खाना कम ना पड़ जाए? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। 2 निवालों से ही मेरा पेट भर गया है। लगता है हमारी अनु के हाथों में माँ का कोई आशीर्वाद है। आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद खाकर देख लीजिए। अनु अपने हाथों से अपने पिताजी को भी एक एक करके 2 निवाले खिलाती है, और 2 निवाले खाने के बाद उसके पिताजी का भी पेट भर जाता है। तुम तो सच कह रही थी, मेरा भी पेट 2 निवालों में ही भर गया। ये क्या है अनु बेटी, तुमने ये खाना कैसे पकाया है? मैंने तो वैसे ही पकाया जैसे माँ पकाती है। जैसे भी पकाया हो, हमारी अनु को माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। अब बहुत समय से बारिश ना होने की वजह से सीमापुर गांव में सूखा पड़ जाता है, और सभी गांव वालों के घरों में खाने के लिए अनाज नहीं बचता है। पूरे गांव में अनाज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गांव वालों को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 2 या 3 दिनों तक का ही अनाज बचा हुआ है। भूल गई अनु के हाथों का खाना। हम पूरे गांव के लिए अनु के हाथ से खाना बनवाएंगे। राजू सभी गांव वालों को अपने घर पर खाने का आमंत्रण देने जाता है, और घर में अनु अपने हाथों से खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है, और राजू भी सभी गांव वालों के साथ घर पहुंच जाता है। आप सभी बैठ जाइए, आज मेरी बेटी आप सभी को अपने हाथों से खाना परोसेगी। सभी लोग खुश होकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनु सबको पत्तल देती है, पर जब वो उनके पत्तल में खाना डालती है तो ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये क्या मजाक है राजू, तुमने यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। हम लोग भूखे जरूर हैं, पर भिखारी नहीं है। ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि हमको भीख दी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कृपया करके आप लोग कुछ गलत न समझे। आप माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना शुरू कीजिए। जैसे ही आपको खाना कम पड़ेगा, मैं और खाना दे दूंगी। शुरू करने के लिए भी तो थाली में खाना होना चाहिए ना। ये तो 2 निवाले से ज्यादा है ही नहीं। आप 2 निवालों से शुरू कीजिए, बाकी अनु फिर से देगी आप सभी को खाना। सभी लोग खाना शुरू करते हैं, पर जैसे ही वो दूसरा निवाला खाते हैं, सबका पेट भर जाता है। किसी को और चाहिए? मेरा तो पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। सभी लोगों का पेट भर गया था। ये देखकर सभी लोग हैरान भी थे। ये क्या है राजू, हम सभी का पेट 2 ही निवालों में कैसे भर गया? हमारी अनु को माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। उसके हाथों से सिर्फ 2 निवाले खाने से भी पेट भर जाता है। सभी लोग अनु को माँ अन्नपूर्णा का अवतार मानते हैं और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जब तक गांव में अनाज की समस्या खत्म नहीं होती, तब तक अनु अपने हाथों से ही सभी को खाना बनाकर खिलाती है। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वो शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते?
बेटी अगर कुछ देना है तो दो, वरना रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा। अब तो ये मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुँचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक। आपने मेरे सारे खेत ले लिए, अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है। आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और भाव ताव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि ये सारी जमीनें खरीद लेगा हमसे। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए वेश बदलकर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे एक दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल। गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें। मैं ये बस अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूं। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपने भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं।
मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मुझे मेरे भागलपुर गांव वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है बस। तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु के कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहाँ के मालिक ने पूरे भागलपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए। वहाँ जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहाँ देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए? घर बसा नहीं कि भिखारी पहले ही आना शुरू? आने दो मालिक, आने दो। अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उनका ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये रंजीत जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। पालनपुर नाम का एक खुशनुमा गांव था। वहाँ के लोग बड़े ही काबिल और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पालनपुर में रहता था। बाकी गांव वालों की तरह वो मेहनती और काबिल नहीं था। गांव का कोई कोना नहीं बचा था जहां प्रेमलाल ने उधार ना मांगी हो। इसलिए गांव वालों ने उसका नाम प्रेमलाल से उधारी लाल रख दिया था। उसकी पत्नी माधुरी भी उसके उधार लेने से बहुत परेशान थी। अजी, कहाँ गए? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। हाँ भाग्यवान आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ। आपके यहाँ साथ रहने से कुछ नहीं होगा। आपको जाकर बाहर काम भी करना पड़ेगा। और वैसे भी पूरा गांव उधारी के ताने मार मार के हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे अब क्या हो गया? पूरा गांव तो खामखा हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। गांव में अगर पत्ता भी गिर जाए तो सबको लगता है उसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर का राशन लेने का सोचा।
बाजार जाते वक्त उधारी लाल को जमींदार और महाजन उसे देखकर अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। ये पैसे ले लेता है और नजर नहीं आता। चलिए इससे अपने पैसे वसूलते हैं। अरे भाई हाँ, सही कह रहे हो। उधारी लाल ने मुझसे अभी 4 दिन पहले ही 2000 रुपए लिए और कह रहा था कि रात को दे दूंगा, और 4 दिन हो गए हैं, ना पैसे दिए और ना नजर आया। अरे दामोदर भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पर्ची, और हाँ, मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख लेना, ठीक है? अरे कैसा हिसाब? तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब नहीं किया। मेरी दुकान में बोर्ड लगा है और बोर्ड पर लिखा है आज नकद कल उधार, लेकिन तुमने तो इस बोर्ड का गलत मतलब समझ लिया है। इस पे ये नहीं लिखा कि हमेशा उधार दो और नगद ना लो। या तो तुमने मुझे बहुत बड़ा दानवीर समझ लिया है, और या तो तुम मेरे ससुराल से आए हो जो मैं तुम्हें उधार में दे दूं। हाँ? अरे मैंने आपको 6 महीने पहले ही पूरे पैसे दिए थे, और अब आप फिर से पैसा मांग रहे हैं। 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल की बात है। चुपचाप पैसे फेंको और तमाशा देखो। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। आज मैं कुछ सामान नहीं दूंगा तुम्हें। अरे दामोदर भैया, एक बार मेरी पगार आ जाने दो, मैं तुम्हारे पैसे ऐसे दे दूंगा, ऐसे बस पलक झपकते ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। हैं? क्या कहा तुमने? पगार? अरे ये कैसी अमृतवाणी तुम्हारे मुंह से निकल गई? पगार? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पर रख रहा है? हाँ? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं जाकर उसके चरण धोकर पीऊंगा। और तभी वहाँ जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो, आज चांद आखिरकार निकल ही आया। बड़ी खरीदारी हो रही है, क्या बात है? उधारी लाल, अब किस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे दूसरों की बातें छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि दामोदर ने ही उधारी दे दी है। अरे जी नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दी और ना ही मैं दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे और वो दुकान से बिना सामान लिए ही चला गया। तभी उसी वक्त गांव से एक ज्योतिष आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। ज्योतिष को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछने लगता है, ज्योतिष जी, बड़े दिनों बाद आपका गांव में आना हुआ। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल, तुम यहाँ? वो सब ठीक है, लेकिन मैं कोई उधार नहीं देने वाला। अरे मैं उधार मांगने नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देख लें और मुझे बताइए कि इन सारी समस्याओं का हल कब और कैसे होगा। समस्या का हल तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि बिना कुछ दक्षिणा लिए मैं हाथ नहीं देखता। आप इसकी कोई तरकीब बताइए, मैं तुरंत आपको दक्षिणा दे दूंगा। और ज्योतिष जी उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसकी समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल, अब तुम समझ लो कि तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है। बस तुम्हें अच्छी लगन और निष्ठा से कुछ दिन मेहनत करनी है, बस। हुजूर, ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले जाकर तुम झूठ बोलकर उधार लेना छोड़ दो, और जिनसे भी उधार लिया है तुम उनसे जाकर माफी मांगो और अच्छे आदमी बनकर दिखाओ, और अपनी मेहनत के पैसों से पूरे गांव को अपने दम पर दावत देकर दिखाओ। अच्छा, ठीक है ज्योतिष जी, मैं ऐसा ही करूंगा। चलो लाओ मेरी दक्षिणा। मैंने आज तक किसी का उधार नहीं चुकाया, लेकिन मैं आपका उधार जरूर चुकाऊंगा। आपको जरूर आपकी दक्षिणा मिलेगी। अरे मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ, ये उधारी लाल तो मेरा ही उल्लू सीधा कर गया। उधारी लाल ज्योतिष जी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बच्चों और पत्नी से ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। आप जाके गांव वालों से माफी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगता है और उनके पैसे उन्हें वापस देने का वादा करता है। जमींदार और महाजन इस बात से दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रखी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हमारे पूरे पैसे वापस ना कर दो और पूरे गांव को दावत ना करवा दो, हम गांव वाले तुम्हें
तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर संकट में पड़ जाता है और ज्योतिष जी के पास समस्या लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिष जी उधारी लाल को चिंतित देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल? अब मुझे किस तरह से लूटने आए हो? मेरा मतलब है कि किस चीज की उधारी लेने आए हो? क्यों परेशान हो? क्या बाधा आ गई? हाँ। और उधारी लाल ज्योतिष जी को अपनी सारी समस्या बता देता है और उनसे इस समस्या का हल मांगता है। देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी एक मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे कामों में मेरा हाथ बटाओ तो मैं तुम्हें महीने की 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। ठीक है जी हुजूर, मुझे मंजूर है। मैं अब कभी उधारी नहीं लूंगा और आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार चुका दूंगा, पक्का। इसी तरह उधारी लाल ज्योतिष जी के साथ काम करके गांव वालों के कर्जे चुकाकर सबको दावत देता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है। रमेश अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहता था। वो स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाया करता था, लेकिन ठंड के दिन आने वाले थे, इसलिए वो बहुत परेशान था। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं रेशमा, ठंड के दिन आने वाले हैं। आइसक्रीम की बिक्री पहले जितनी नहीं होगी। ये ठंड गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वही सोच रहा हूँ, कैसे इस ठंड को काटा जाएगा। एक दिन रमेश सुबह से ही आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। उसकी सारी की सारी आइसक्रीम धरी की धरी रह जाती है। तभी एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ रमेश के ठेले के पास आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं बेटा, ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा। मुझे ना मम्मी आइसक्रीम बहुत पसंद है, एक खाने दो ना। चल, मैं तुझे सूप पिलाती हूँ। ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं होता। रमेश अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उसकी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी थी। उदास मन से वापस वो घर की ओर चल पड़ता है। क्या हुआ? आप मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? ठंड बढ़ती ही जा रही है और इस बार हमारे शहर में हर बार से ज्यादा ठंड पड़ी है। इसीलिए हर माँ बाप अपने बच्चे को आइसक्रीम खाने से रोक रहे हैं। लेकिन हम जैसे छोटे व्यवसाय वाले लोग क्या कर सकते हैं? हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड के मारे रमेश और रेशमा का बुरा हाल हो जाता है। व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इस वजह से उनका मकान मालिक भी उन्हें घर से निकाल देता है। वो सड़क के किनारे रहकर अपना गुजारा करने लगते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है, कोई काम भी नहीं मिल रहा। तुम चिंता मत करो, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश खाने के लिए कुछ सामान लाने जा रहा होता है। तभी एक तेज रफ्तार में आती गाड़ी रमेश को टक्कर मार देती है। ये गाड़ी उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की होती है, जिस स्कूल में बाहर रमेश आइसक्रीम बेचा करता था। ये तो हमारे स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले अंकल हैं। माफ करिए भाई साहब, ठंड की वजह से कोहरा हो गया है, जिस वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा और गाड़ी आपसे जाकर टकरा गई। हे भगवान, इस धरती पर गरीब को रहने की कोई जगह है या नहीं? एक तरफ ये ठंड और ऊपर से इनका एक्सीडेंट हो गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तब तक आप लोग मेरे घर पर रुक सकते हैं। सुरेश अपनी गाड़ी में रेशमा और रमेश को लेकर जाता है, जिसमें ठंड से बचने के लिए हीटर लगा होता है। ये कैसा जादू है? बाहर कितनी ठंड है और यहाँ गर्मी लग रही है। बहन जी, गाड़ी में हीटर चल रहा है, इस वजह से बाहर का टेम्परेचर और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अलग है। रेशमा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले उसने कभी भी ऐसी चीजों के बारे में सुना भी नहीं था। सुरेश हॉस्पिटल में रमेश का इलाज करवाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। आपने हमारे लिए इतना किया, वही काफी है।
आपके पास हमारे लायक अगर कोई काम हो तो बताइए। आप मेरे घर की केयर टेकर का काम कर सकती हैं और रमेश जब ठीक हो जाए तो वो ड्राइवर का काम कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें काम देने के लिए। रमेश और रेशमा सुरेश के घर में रहने लगते हैं। रेशमा घर का सारा काम करने लगती है। रेशमा जब बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ नल से गर्म पानी निकलने लगता है। यहाँ बर्तन धोने के लिए गर्म पानी आता है और एक आम गरीबों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। रेशमा फटाफट बर्तन धोकर सुरेश के बच्चे को सुलाने लगती है। वो देखती है कि वहाँ एक मखमल का कंबल रखा हुआ है जो बेहद ही कोमल है। मैंने आज तक इतनी कोमल चादर कभी नहीं देखी। हम गरीबों को तो चटाई भी मिल जाए सोने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। रेशमा ये सारी बातें रमेश को जाकर बताती है। अमीरों की दुनिया कितनी अलग है हमसे। हम जिंदगी भर कितना भी काम कर लें लेकिन इनकी तरह जिंदगी नहीं जी सकते। यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय हैं। ये ठंड सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। अगले दिन सुरेश रेशमा को गर्मा गर्म नाश्ता बनाने को बोलता है। आज मैंने घर पर विंटर पार्टी का प्लान किया है। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। तुम ये क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बारबेक्यू एक तरह का चूल्हा होता है जिसमें सब्जियां, पनीर और गोश्त सेक कर ठंड के दिनों में खाए जाते हैं। ठीक है बाबू साहिब, मैं इसकी तैयारी करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो भी उसी घर में ड्राइवर का काम करने लगता है। दिन में रमेश सुरेश को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था। यहाँ के लोगों की तो गाड़ी भी गर्म रहती है। अमीरों को ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं होता। इनके कपड़े नर्म, मुलायम और गर्मी का एहसास दिलाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें ठंड का एहसास है। इस मुकाम तक आने के लिए मैंने भी बहुत चप्पलें घिसी हैं, इसीलिए दूसरों की परेशानी को कम करने की कोशिश करता। मैं समझ गया साहब, हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। रमेश और रेशमा मन लगाकर सुरेश के घर में काम करने लगते हैं और अपनी कमाई से थोड़े पैसे गरीबों की मदद करने के लिए भी देने लगते हैं। एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा बिजनेसमैन है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली पत्नी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। अब आलोक ने दूसरी शादी रंजना से की है। रंजना आलोक और नेहा का बहुत ध्यान रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए बेड टी लेकर आई। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ध्यान रखती हो, अपना भी ध्यान रखा करो। तुम दोनों के अलावा अब है भी कौन मेरा? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लूंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए विदेश जाना है। तुम अपना और नेहा का ध्यान रखना। पर हम दोनों 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूंगा। मुझे भी कुछ काम था। हाँ बोलो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म था, इस पर आपके साइन चाहिए थे। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही साइन कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लो। तुमने पढ़ लिया मतलब मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब निकलना है विदेश? आज शाम को ही मैं अपने एटीएम और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर साइन कर दिए और शाम को विदेश भी चला गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसको जगने में बहुत लेट हो गया। नेहा की आँख खुली तो उसने देखा कि आज माँ ने जगाया नहीं है। माँ, आज आपने जगाया क्यों नहीं? और नाश्ता भी नहीं है? हाँ हाँ, तेरी ही सेवा में तो लगूंगी मैं, क्योंकि तू तो कहीं की महारानी है ना, जो हर सुबह तुझे जगा कर नाश्ता कराऊं। माँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जाकर अब किचन में बर्तन मांज ले। माँ, मुझे तो बर्तन मांजने आते ही नहीं है। मांजने नहीं आते तो बर्तनों में खाना कैसे आता है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमचमाते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज माँ को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना अजीब और गंदा बर्ताव क्यों कर रही है? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर समय से बर्तन ना धोए तो ना जाने ये क्या करे। नेहा किचन में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ किए
और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि माँ से खाना मांगूं या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज माँ ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? माँ रोज तो ऐसा करती थी। पापा के जाने के बाद से यही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ? क्यों खड़ी है? माँ भूख लगी है। अरे ये भिखारी लोग भी ना चैन से नहीं रहने देते, कभी कुछ कभी कुछ। चल जा किचन में जा और खाना रखा है उठाकर खा ले। ठीक है माँ, लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा किचन में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना है। नेहा की माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने वही खाना रोते हुए खा लिया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया और आलोक के वापस आने का समय हो गया। रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने बाद घर आया, लेकिन रंजना ने उसे इग्नोर कर दिया। रंजना, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुमको खुशी नहीं हुई? ओ हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसीलिए मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत टेंशन में था और अब मुझे फीवर भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हो? क्यों इतना शोर कर रहे हो? अरे विदेश से आए हो ना, कोई फौज से थोड़ी ना आए हो जो घर को इतना सिर पर उठा कर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर निकल आता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने पापा को 1 महीने में हुई सारी बातें बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ पापा, आप किस टेंशन में हो? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई और मुझ पे अब बहुत कर्जा हो गया है। कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ध्यान रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। किचन में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे देख लूं, क्योंकि तेरे बाप ने ही तो करवाया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता है? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, तुम्हारे पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या तुम जानते नहीं कि ये घर मेरा है? मैं कितनी अमीर हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और तुम्हारा बिजनेस वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा व्यवहार अचानक से बदलने का कारण ये है। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनो मैडम, जिस दिन तुमने मुझसे पेपर साइन करवाए थे, मुझे पता था कि वो पेपर्स मेरे प्रॉपर्टी के हैं और मैं विदेश नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें अब जेल भी हो सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो, अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे।
सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती हैं तो देखती हैं कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा, ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है, पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? 1 साल बीत चुका है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ? मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों, हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम, इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ। मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बनाकर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है। पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं।
देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं। क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है। सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है। ये चतुर्वेदी परिवार है। इस परिवार के मुखिया दीनदयाल जी है, जो पेशे से स्कूल के हेडमास्टर है। ये उनकी पत्नी मीना और ये बेटा धीरज, जिसका ट्रकों का बिजनेस है, और ये बहू पूनम। चतुर्वेदी परिवार बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट परिवार है। अरे बहू आओ, शतरंज खेलते हैं। नहीं बाबूजी, हम हमेशा हार जाते हैं। आप इनके साथ खेलिए। हारता तो मैं ही हूँ हमेशा, पर बाबूजी हम खेलेंगे। वैसे भी जब तक पराठे नहीं बनते मेरे पास करने को है ही क्या। आप लगाओ बाबूजी। ये हुई ना बात। बाप बेटे शतरंज खेलने बैठ गए। दीनदयाल जी शतरंज के खेल के उस्ताद थे और मिनटों में उन्होंने धीरज को हरा दिया। आप एक बार भी मेरे लल्ला को जीतने नहीं देते। हमने कहाँ रोका है इसे जीतने से। अगर तुम्हारा लल्ला जीतने के काबिल होगा तो जीत ही जाएगा ना। अब कोई खुद को हरवा के बेटे को जितवा थोड़ी ना सकता है। बाबूजी, हमको तो हारने में भी बड़ा मजा आता है। आपको इस खेल से इतना शौक है कि क्या बताएं। इस खेल से ज्यादा हमें बच्चों को पढ़ाने का शौक है। और हमारे 10 बज गए हैं, हम जा रहे हैं स्कूल। अरे पर बाबूजी, नाश्ता तो करते जाइए। टाइम नहीं है बहू हमारे पास। 1 मिनट रुकिए तो हम डिब्बे में भरकर दे देते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट। पूनम ने हड़बड़ी डिब्बा भरा और दीनदयाल जी चले गए। दीनदयाल जी सरकारी स्कूल के मास्टर थे। भले ही सरकारी स्कूल की हालात खराब थी, पर यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिलती थी। दीनदयाल जी मन लगाकर पढ़ाते थे। अरे छोटू, तू आज इतनी देरी से क्यों आया? अब वो सर, मैं बगल वाले गांव गया था अपनी दीदी को उसके ससुराल छोड़ने, तो वहाँ से दौड़ते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए देर हो गई। ठीक है, इस बार तुम कक्षा में बैठ सकते हो। अगली बार देर हुई तो हम तुम्हारे बहाने नहीं सुनेंगे। ठीक है। दीनदयाल जी शिक्षा को बहुत सीरियसली लेते थे। वो मानते थे कि स्कूल में बिताया हुआ हर क्षण बहुत जरूरी होता है। इसलिए ना वो खुद देरी से जाते थे और ना ही उनके छात्रों को देरी से आने देते थे।
सब कुछ सही चलता जब तक बरसात नहीं आती। पर बरसात आते ही क्लासरूम खाली हो जाता, क्योंकि सरकारी स्कूल की छत टपका करती थी। और छत की रिपेयर करने के लिए दीनदयाल जी हर साल सरकारी ऑफिस में अर्जी लेकर जाते थे। आइए आइए दीनदयाल जी, वहीं मैं सोचूं बरसात शुरू हो गई है, आप अभी तक आए कैसे नहीं? क्या लेंगे, चाय या ठंडा? आप बस हमारे स्कूल की छत रिपेयर करवा दीजिए, बाकी हम कुछ नहीं लेंगे। ऐसा है ना दीनदयाल जी, हम आपकी अर्जी हर साल आगे भेज देते हैं, पर मंत्री जी आपकी इस अर्जी के लिए फंड ही नहीं सैंक्शन करते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? आप एक बार जाकर शिक्षा मंत्री जी से मिल लीजिए, हो सकता है आपका काम बन जाए। ठीक है, तो मैं ये अर्जी उन्हें ही दूंगा। दीनदयाल जी ने मंत्री जी का अपॉइंटमेंट लिया और उनसे मिलने पहुंच गए। सर, हम सरकारी स्कूल के मास्टर हैं। हमारी स्कूल की छत पिछले 4 सालों से टपक रही है। हर साल हम सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। कृपा होगी अगर आप एक बार हमारी अर्जी स्वीकार कर लें और अधिकारियों को आदेश दें। जी जी बिल्कुल, हम तुरंत आपके स्कूल की मरम्मत का काम सौंप देंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को। धन्यवाद सर। आज दीनदयाल जी खुश थे कि जल्द ही उनके स्कूल की छत की मरम्मत होने वाली थी। वो जलेबियां लेकर घर पहुँचे। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत खुश हैं? खुशी की बात ही है। आज हम शिक्षा मंत्री से मिलकर आए हैं। उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब जल्द ही स्कूल की छत रिपेयर होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, आप वापस दिन भर स्कूल में रहेंगे तो यहाँ हमारी परेशानी कम होगी। क्या? ये खबर सुनकर पूरा परिवार खुश था। सब जानते थे कि दीनदयाल जी को शिक्षा से कितना प्रेम था। इस बात को कुछ दिन बीत गए। अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए पता लगाने के लिए दीनदयाल जी वापस सरकारी ऑफिस गए। क्या हुआ दीनदयाल जी, आज आप वापस यहाँ? हम मंत्री जी को मिलकर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देकर मरम्मत का काम शुरू करवाएंगे, लेकिन अब तक कुछ शुरू नहीं हुआ। हमें तो ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली ऊपर से। लगता है मंत्री जी ने आपकी बात सुनी भी और भूल गए। क्या? हम अभी उनके पास जाकर उन्हें याद दिलाकर आते हैं। कोई फायदा नहीं दीनदयाल जी, मंत्री जी फॉरेन ट्रिप पर गए हैं 1 महीने के लिए। 1 महीना? बाप रे, तब तक स्कूल बंद रखना पड़ेगा और कोई उपाय भी नहीं है। दीनदयाल जी मायूस हो गए। दीनदयाल जी ने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई। अब क्या बाबूजी? पता नहीं, सोचे थे जल्द ही स्कूल शुरू होगा, पर लगता नहीं है। दीनदयाल जी का उदास चेहरा देखकर धीरज और पूनम को बहुत बुरा लग रहा था। वो दोनों उनकी मदद करना चाहते थे। बाबूजी, आप किसी और जगह क्लास चला नहीं सकते क्या? पर कहाँ? इतनी बड़ी जगह कहाँ है इस गांव में? हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है। धीरज सोच ही रहा था कि उसे ट्रक के कंटेनर का याद आया। बाबूजी, ट्रक के कंटेनर में क्लास चलाएं तो? ये कैसे संभव है? आपने ट्रक के कंटेनर में ऑफिसेज देखे होंगे, तो अंदर कक्षा भी बना सकते हैं। जब तक स्कूल की मरम्मत नहीं हो जाती है, कम से कम बच्चे पढ़ तो पाएंगे। क्या ये संभव है? जरूर। अगले दिन धीरज अपना ट्रक गांव के अंदर ले आया। इस ट्रक पर एक कंटेनर था। धीरज ने कंटेनर के अंदर ब्लैक बोर्ड लगवाया और लाइट और पंखे भी, और एक ही दिन के भीतर विशाल ट्रक स्कूल तैयार हो गया। लीजिए बाबूजी, आपका ट्रक स्कूल तैयार है। अगले ही दिन से गांव के सारे बच्चे ट्रक स्कूल में पढ़ने आने लगे। अब बरसात की कोई परेशानी नहीं थी। दीनदयाल जी एक बार फिर बच्चों को पढ़ाने लगे और उन्हें खुश देखकर उनका परिवार भी बहुत खुश था। पूरी बरसात सरकारी स्कूल ट्रक स्कूल के अंदर ही लगता रहा। आखिर बरसात के अंत में सरकार ने सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू किया।
दीनदयाल जी खुश थे कि किसी भी बच्चे की शिक्षा नहीं रुकी थी। उम्मीद है अगले साल इस गांव को विशाल ट्रक स्कूल की जरूरत ना पड़े। उमेश रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बहुत डरते थे। उमेश बहुत ही सख्त स्वभाव का इंसान था। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मैं गलती से अपना जूता साफ करना भूल गया। आज तो खैर नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दो, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम, मेरा टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से पहले अपने सफेद जूतों में चौक घसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में पहुंच जाते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता, जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल की वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सभी की कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? तुम्हारी कॉपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? सॉरी सर, ये मेरी नई कॉपी है। मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूंगी। जाकर पीछे वाली बेंच पर हाथ खड़े कर कर खड़े हो जाओ, और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जाओ, तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ। पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े खड़े पढ़ाई करोगे। सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। नो सॉरी। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करती हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो थक गया। आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के कठोर स्वभाव की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, सही कहा तुमने। हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले दिन क्लास में एक नई टीचर आती हैं। वो देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की होती हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलेबस फटाफट याद हो जाता था। एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा रखूंगा। सर, आखिर तो ये बच्चे हैं। ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। ये कोई वक्त है स्कूल का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर, वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था। इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती हैं। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं,
कभी आने में देर हो जाती है। अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आज पहली बार हमें इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं। धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें कठोर से कठोर सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिल्कुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं। एक दिन सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सभी का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आज होमवर्क नहीं किया, कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती हैं। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत खराब होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। उमेश सर ने मुझे क्लास से निकाल मुर्गा बना दिया है। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास में जाकर उमेश सर को समझाती हैं। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके सख्त स्वभाव की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया हूँ। अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूँगा। उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल स्वभाव के हो जाते हैं।